कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स और उनके डेल्टा कंपनी को .5140 का पुनः ग्रहण करने का कार्य दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह यह उपनाम उनकी दृढ़ बहादुरी के लिए दिया गया है। दुश्मन को आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने पीछे की तरफ से आक्रमण करने का निर्णय लिया। वे और उनके जवान साथी खतरनाक घाटियों को पार करके पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर पहुंचे। उस समय दुश्मन ने उन पर मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। ये सब होने के बावजूद कैप्टन बत्रा और उनके 5 साथी बिना डरे पहाड़ चढ़ते गए और ऊपर पहुंचकर 2 भारी ग्रेनेड फेंककर दुश्मन को नाकामयाब कर दिया। उन्होंने अकेले ही 3 दुश्मनों के साथ एक ही वक्त पर लड़ाई की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस संघर्ष में वे बुरी तरह जख्मी हुए, पर फिर भी हिम्मत रखते हुए उन्होंने यह कार्य पूरा करने के लिए अपने साथियों को एकजुट किया और ताकत से लड़ाई जारी रखी। उनकी इस अद्भुत वीरता से प्रेरित होकर उनके साथियों ने दुश्मनों के स्थान पर धावा बोल दिया और .5140 को सुबह के 3:30 बजे जीत लिया। कंपनी को 8 पाकिस्तानी दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए और एक भारी मशीन गन पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ा मान दिया गया। .4875 की प्राप्ति के लड़ाई में 7 जुलाई 1999 अपने एक जख्मी साथी को बचाते समय वे दुखांत रूप से शहीद हो गए। जय माता दी, यह उनके आखिरी शब्द थे। इस नायकत्व और उत्कृष्ट बहादुरी के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके आश्रय में उनके पिता श्री GL बत्रा जी ने भारत के राष्ट्र अधिकारी जी से स्वीकार किया। So ladies and gentlemen, with a big round of applause, welcome Mr. Shiva Suryavanshi on stage. यह देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, अलबेलों का, इस देश के यारो। ओए विक्की, ओ कितने यारा, वो .5140 पर जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा है और रिपोर्टर्स तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए उमड़ पड़े हैं, पूछ रहे हैं कारगिल का हीरो किधर है। और मैंने तो बोल दिया है पाकिस्तान गया हुआ है नवाज शरीफ के आंसू पोंछने। और जब से उसे पता चला है ना कि हमने .5140 रिकैप्चर कर लिया है, तब से वो लोगों से पूछता फिर रहा है, ओए किस चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं भारत वाले अपने छोकरों को। और जल्दी से आजा, उन रिपोर्टर्स में एक कुड़ी भी है, वो बड़ी चंगी कुड़ी है यारा, अपना नाम बरखा दत्त बता रही है। ओए ये तू क्या कर रहा है? इस तरह की ठंड में कपड़े उतार कर तू बर्फ से अपना शरीर पोंछ रहा है, और तुझे पता है इस समय टेम्परेचर -70 डिग्री है, जमकर बर्फ हो जाएगा। ओए तू चिंता मत कर यारा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे दुर्गा कवच दिया था और बोला था रोज नहाने के बाद इसका पाठ करना, दुर्गा माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब यहाँ पर पानी तो है नहीं, इसलिए बर्फ से ही शरीर पोंछकर दुर्गा कवच का पाठ करने जा रहा हूं। और सुन, टेम्परेचर -70 हो या +70, माँ के शेर इसकी परवाह नहीं करते। तू चल, मैं 10 मिनट में आया। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मा उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु
कवचम पुण्यम तश्वणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिद अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। नील गगन से कोई कहता ऐ राही तू किधर चला, मातृभूमि से और बड़ा क्या सही राह तू सोच जरा। जीवन के एकाकीपन में एक पागलपन होता है, कभी कभी ऐसा होता है हंसता कभी वो रोता है। बना घरौंदे खेला करते जिस मिट्टी से बचपन में, कर देते हैं प्राण निछावर प्यार नहीं है नपातुला। नील गगन से कोई कहता ऐ राही तू किधर चला। यही प्रश्न हमारे दिमाग में शुरू हो गया जब हम थोड़ा बड़े हुए, या यूं कहिए कि जब हमें एहसास होने लगा कि बचपन की अटखेलियों और शरारतों के दिन गए, जब हम स्कूल न जाने के लिए घर में ही पेट दर्द का बहाना बनाकर सो जाते थे। मम्मी पेट में दर्द है। और मम्मी को भी पता होता था कि इसे पेट में दर्द तभी होता है जब इसका हिस्ट्री का टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो कभी कभी कह देती थी ठीक है बेटा स्कूल मत जाओ, घर पे ही आराम करो, ठीक है। अब तो हम उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां पे हमें डिसाइड करना था कि हमें करना क्या है, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। और तब हमारे दिमाग में एक युद्ध शुरू होता। एक गोली इधर से चलती इंजीनियर बनना है, दूसरी गोली चलती डॉक्टर बनना है। इससे पहले कि दोनों गोलियां शांत हो तीसरी गोली चल पड़ती, ओ यारा इंजीनियर डॉक्टर बनके क्या करोगे, एमबीए करना है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह होती थी कि इतनी सारी गोलियां चलने के बावजूद इनमें से मरता कोई नहीं था, अपने बॉलीवुड फिल्मों के हीरो की तरह। तब मैंने अपने दिमागी युद्ध को ब्रेक दिया। मैंने कहा शट अप यू फूल्स, गिव मी अ ब्रेक। और जब मैं शांत होकर बैठा तो मेरे दिल से एक आवाज आई, जिस मातृभूमि में तो पैदा हुआ है, खेल कूद कर बड़ा हुआ है, उसकी सेवा करने से बड़ा काम और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी ने भी तो कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मेरे डैड बचपन में कहानियां सुनाया करते थे वीरों की, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह। इन वीरों की कहानियां सुनने के बाद दिल में उत्साह जग उठता था। बस तभी से डिसाइड कर लिया कि मिलिट्री में जाना है, मिलिट्री ऑफिसर बनना है। पर एक बार जाने कहां से मैंने मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर दिया। शायद पहाड़ों के बीच पैदा हुआ था इसलिए समुद्र के बीच रहने की इच्छा हुई। उसकी विशालता जिसमें कोई सीमाएं नहीं है और उसकी दूर तक फैली हुई शांति का अनुभव करने की इच्छा हुई। मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बुलावा आया, हांगकांग जाना था। अब हर माँ बाप की तरह मेरे डैड ने भी कहा बेटा उसमें अच्छा खासा पैसा है, आराम है, कोई झंझट नहीं है, चले जाओ। मेरे टिकट्स भी आ गए, यूनिफॉर्म भी आ गई। जिस दिन घर से निकलना था उस दिन दिल ने फिर कहा ओ यारा की होया, कित्थी जाना, तुझे तो मिलिट्री ऑफिसर बनना था ना, अब क्या हुआ। बस तभी से सोच लिया कि जिस शांति का अनुभव मैं समुद्र के बीच करना चाहता था उसे मैं युद्ध के मैदान में गोलियों की बौछारों के बीच करूंगा। कहते हैं भीष्म पितामह को तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी ध्यान लगा सकते थे, उसके लिए उन्हें किसी एकांत की जरूरत नहीं थी। बस तभी से मर्चेंट नेवी की यूनिफॉर्म घर में संभाल कर रखी है और मैं यहां कारगिल की वादियों में मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा हूं। वैसे घर से इतनी दूर इन पहाड़ों के बीच जब अकेले होते हैं तो घर वालों की याद आती है। बहुत मन किया तो चिट्ठियां लेकर बैठ जाते हैं लिखने के लिए, या फिर घर से आई हुई चिट्ठियों को बार बार पढ़ने के लिए। हम फौजी दोस्त एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, अपने गांव की, अपने खेत खलिहानों की, दोस्तों की और अपने परिवार की।
और इस तरह हम लोग एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वैसे हम लोगों का एक दोस्त और होता है, ऑल इंडिया रेडियो। जी हाँ, हम हर रोज इंतजार करते हैं शाम के 7 बजने का, अपने फरमाइशी गीत सुनने का। ऑल इंडिया रेडियो ने हमारे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जवानों के लिए। शाम के 7 बजे रेडियो शुरू हुआ। नमस्कार, रेडियो प्रसारण सेवा का ये दिल्ली केंद्र है। अब आप सुनेंगे अमीन साइनी से जवानों के लिए, जवानों की पसंद पर आधारित प्रोग्राम जवानों के लिए, जिसे प्रस्तुत करते हैं अमीन सयानी। नमस्कार बहनों और भाइयों, आपका अजीज दोस्त अमीन सयानी आपके लिए लेकर आया है फौजी भाइयों की फरमाइशी गीतों पर आधारित प्रोग्राम जवानों के लिए। और आज जो पहला गीत सुनना चाहते हैं वो कुपवाड़ा से राइफलमैन संजय कुमार, संतोष यादव, कालीचरण, रवि भूषण कुमार, विजेंद्र सिंह और उनके साथियों ने। कारगिल से सुनना चाहते हैं विक्रम बत्रा, बलविंदर सिंह, भूपेंद्र सिंह, रूपेंद्र सिंह, मनविंदर सिंह और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत, जिसे अपने बोलों से सजाया है जावेद अख्तर साहब ने और जिसे संगीत दिया है अन्नू मलिक जी ने, और अपने आवाज में, सुरीली आवाज में गाया है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर हमारे बारे में जानने के लिए आए कि हम क्या हैं। कब तक आप लोग सिर्फ अपने बारे में बोलते रहेंगे, अपने बारे में सुनते रहेंगे? क्या आप लोग नहीं जानना चाहेंगे कि हम क्या हैं, क्यों हैं और यहाँ किसके लिए हैं? हम इन सीमाओं में रात रात भर जागते हैं ताकि हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानी चैन से सो सके। जब आप अपने घर वापस जाइएगा तो अपने घर वालों से बोलिएगा कि हम आपके आने वाले कल के लिए अपना आज दे रहे होते हैं। जब मैंने चंडीगढ़ से डिग्री कंप्लीट कर ली तो मेरे डैड ने कहा कि बेटा ऐसा है, इन मिलिट्री वालों का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें लेते हैं कि नहीं लेते, इसलिए बैकअप के लिए तुम इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर लो। मैंने कहा ठीक है। एक अच्छे बेटे होने के नाते मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए में फॉर्म भर दिया, लेकिन तैयारी कर रहा था इंडियन मिलिट्री एकेडमी की। एमए इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम की डेट्स आ गई। मैंने डैड से कहा डैड मैंने कोई तैयारी तो की नहीं, मुझे नहीं जाना इसे एग्जाम देने। डैड ने कहा बेटा जब तुमने फॉर्म में पैसे भर ही दिए हैं तो जाके एग्जाम भी दे आओ। डैड के कहने पर मैं एग्जाम देने चला गया और जब एग्जाम हॉल में बैठा तो मेरे पास हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही जवाब था, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 1, What was the inspiration behind the works of William Wordsworth? Answer, Jai Bharat. Question number 2, in Paradise Lost, which paradise does the poet refers to as being lost? Jai Bharat. Question number 3, in William Shakespeare's Romeo and Juliet, what did Romeo say to Juliet when he met her for the first time? Jai Bharat, Jai Bharat, Jai Bharat. और इस तरह मैं पूरी कॉपी में जय भारत लिखकर चला आया। अब क्या करें, लिटरेचर इंग्लिश हो या हिंदी, जर्मन हो या फ्रेंच, हमें तो सिर्फ एक ही आती है, जय भारत, जय भारत, जय भारत। उस समय जिस भी किसी प्रोफेसर ने मेरी कॉपी करेक्ट की होगी, पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन आज वो समझ गया होगा कि ये किसने और क्यों लिखा है। वैसे मिलिट्री में जाकर देश की सेवा करने का भूत सिर्फ मुझे ही सवार नहीं था, मेरा जुड़वा भाई भी मिलिट्री में जाना चाहता था। जी हाँ, जुड़वा, ट्विन। एक्चुअली क्या होता है ना, ऊपर वाला कभी कभी लोगों को ऑफर देता है एक के साथ एक फ्री। जैसे राम के साथ श्याम फ्री, सीता के साथ गीता फ्री, गोपी के साथ किशन फ्री, वैसे ही ऊपर वाले ने हमारे पेरेंट्स को भी ऑफर दिया लव के साथ कुश फ्री। जी हाँ, जब हम पैदा हुए तो हमारा नाम रखा गया लव और कुश, जो बाद में पड़ा विक्रम और विशाल। मेरे पैदा होने के 15 मिनट बाद विशाल इस दुनिया में आया। हमारा जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पालमपुर हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे पूरा का पूरा हिमाचल ही खूबसूरत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में घुमावदार सड़कें, उन पहाड़ों के बीच से निकलती हुई छोटी छोटी नदियां और नाले, और उन नदी नालों में खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे, कुदरत का अजीब करिश्मा दिखाई देते हैं। उन पहाड़ों में दूर तक फैले हुए चीड़ के पेड़,
हिमाचल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जब भी कभी सामने पहाड़ पर बर्फ पड़ती है तो लगता है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा सफेद घूंघट डाले खड़ी है। और जब सुबह सूरज की रोशनी उस पहाड़ पर पड़ती है तो लगता है कि सूरज की किरणें उस अप्सरा के माथे पर बिंदिया सजा रही है। और जब उन पहाड़ों के बीच कोई चरवाहा हिमाचल का लोकगीत गाता है तो मन झूमने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं और मेरा भाई दोनों मिलिट्री में जाना चाहते थे। दोनों एक साथ पैदा हुए थे और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों ही टेबल टेनिस के स्टेट लेवल के प्लेयर थे। लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं खेलते थे, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे। यहां तक कि डबल्स के मैचेस भी हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेलते थे। कभी मैं जीतता तो कभी विशाल जीतता, लेकिन टक्कर बहुत कड़ी होती थी। एक बार मेरा दोस्त सनी, जो कि डबल्स के मैचेस में मेरा पार्टनर हुआ करता था, उसने मुझे चैलेंज कर दिया, ओए विक्की, 12th पूरा होने से पहले लास्ट टूर्नामेंट में मैं तुझको हराऊंगा। मैंने कहा यारा देखते हैं कौन किसको हराता है। सनी ने मुझे चैलेंज किया, मैंने भी सनी को चैलेंज किया, लेकिन यह मेरे लिए तभी संभव था जब मैं सेमीफाइनल मैच अपने भाई विशाल से जीत जाता। यानी सनी ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका था और मेरे और विशाल के बीच सेमीफाइनल होना था। हमें से जो भी सेमीफाइनल मैच जीतता वो सनी से फाइनल खेलता। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए फाइनल में पहुंचने का सिर्फ एक ही चारा था। कैसे? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान। कैसा है मेरे भाई? ओए काम बोल, नौटंकी मत कर। भाई तुझे पता है ना मुझे सनी से फाइनल खेलना है, तो भाई मैच फिक्स करना। ओए सिर्फ तुझसे ही फाइनल खेलते बनता है क्या? मैं फाइनल नहीं खेल सकता? अपने भाई से ऐसे बात करता है? यार मैं इस दुनिया में तुझे अपने साथ लेके आया, मैं सबसे पहले पैदा हुआ, तो मेरा भाई है, तुझे मेरी बात को नहीं समझता यार। धिक्कार है तेरे जैसे भाई होने पर, धिक्कार है। मेरी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम आ गई। मैंने अपने भाई को सेमीफाइनल मैच में हरा दिया। विशाल मुझसे हार गया। मैंने विशाल को तो हरा दिया था, लेकिन सनी के साथ कड़ी टक्कर होने वाली थी। आप जानते होंगे कि टेबल टेनिस मैचेस में 4 राउंड होते हैं और टेबल टेनिस का मैच हॉल के अंदर या फिर रूम के अंदर खेला जाता है। लेकिन हमारा मैच इतना पॉपुलर हो गया कि उसे स्कूल के ग्राउंड में शामियाना लगाकर शुरू किया गया। भारी भीड़ के बीच हम दोनों में मैच शुरू हुआ। 3 राउंड तक हमारी जबरदस्त टक्कर हुई। स्कोर था 15 ऑल, यानी 15 पॉइंट्स मेरे, 15 सनी के। जब चौथा राउंड शुरू हुआ तो मैं 15 पर ही अटका रह गया और सनी देखते देखते 20 पर पहुंच गया। Excuse me. Please switch off your mobile phones. सनी देखते देखते 20 पर पहुंच गया। इसी बीच मैं थोड़ी देर के लिए रुका। सनी विशाल मेरे पास दौड़ता हुआ मेरे पास आया। एक सांस में गालियां देना शुरू हो गया, एक से एक पेटेंट और मशहूर गालियां जो मैं आपके सामने अभी नहीं सुना सकता। और पैंदे टके साले, इसीलिए मैंने तुझसे मैच फिक्स किया था, इसे हारने के लिए। भाई तू अपने बड़े भाई को इस तरह गाली देता है? ओए बड़ा किस बात का, सिर्फ 15 मिनट बड़ा है। भाई 1 सेकंड में दुनिया बदल जाती है, मैं तो फिर भी 15 मिनट बड़ा हूं यार। ओए 1 सेकंड में कुछ भी होता हो, अगर आने वाले 5 मिनट में ये गेम नहीं बदला ना तो मैं तेरी शक्ल बदल दूंगा। अपने भाई के इतने महान उपदेश सुनकर मेरे दिमाग के तार बज उठे। दिल बोल बैठा, बेटा कुछ कर, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं है। और तब मुझे एक कवि का शेर याद आया, क्षमा बुझ जाए तो फिर से जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। मैच दोबारा शुरू हुआ। स्कोर था 15-20। किस्मत से सर्विस मेरे हाथ में आ गई। मैंने कहा चलो बेटा आप देखते हैं। स्कोर था 15-20। मैच दोबारा शुरू हुआ। 16-20, 17-20, 18-20, 19-20, 20 all,
तब मैंने सोच लिया था कि मैच को फिनिश करके ही दम लूंगा। 21-20, 22-20, आज ये मैच में जीत चुका था। मेरी इस जीत में मेरे भाई का लंबा चौड़ा हाथ था। एक तो सेमीफाइनल मैच फिक्स करके मुझे फाइनल में पहुंचाया, फाइनल में गालियों का सुंदर प्रवचन देके मुझे मोटिवेट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे और मेरे भाई दोनों को मिलिट्री में जाकर देश की सेवा करने का भूत सवार था। इसलिए हमने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सीटीएस में अप्लाई किया। हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद हमें एसएसबी के लिए इलाहाबाद बुलाया गया। मेरा एसएसबी शुरू हुआ 12 मार्च 1996 को 19 एसएसबी ग्राउंड इलाहाबाद, और विशाल का शुरू हुआ 14 मार्च 1996 को 18 एसएसबी ग्राउंड इलाहाबाद। एसएसबी के बाद सभी को इंतजार था रिजल्ट का। जब भी विशाल को मौका मिलता दौड़कर मेरे पास पता करने आ जाता, बेटा हुआ कि नहीं हुआ। मेरे दिल में भी धक धक लगी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। एक्चुअली उन्होंने मेरा सीना नापने के लिए मुझे दोबारा बुला लिया था। बाद में पता चला कि इनकी मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि इनकी मशीन छोटी पड़ गई। एक दिन रिजल्ट भी आया। ऑफिसर्स ने कहा, साहब लोग एक तरफ, बाबू लोग एक तरफ, यानी जो ऑफिसर बनने वाले हैं वो साहब लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, और जो बैग उठाकर घर जाने वाले हैं वो बाबू लोग दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। किसी ने मेरे भाई को जाकर खबर दी, ओए विशाल, जानी इज थ्रू, जानी साहब बन गया है। मुझे बहुत खुशी हुई, विशाल को बहुत खुशी हुई। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरा वो सपना पूरा हुआ था जिसके लिए मैंने मर्चेंट नेवी का ऑफर ठुकरा दिया था। आज मैं खुश था क्योंकि आज मैं देश की सबसे सम्मानीय सेवाओं में से एक इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका था। जवान सावधान! एक जवान की जिंदगी का वो सबसे खुशनुमा क्षण होता है जब वो अकादमी से पासिंग आउट परेड करता है। आज वो अपने कंधों पर देश की 100 करोड़ जनता की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आज वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आज उसे फख्र होता है कि उस देश का सिपाही है जिसे भारत देश कहते हैं। उसे फख्र होता है कि उसकी जिंदगी मरकर भी देश के काम आ सकती है। उसे फख्र होता है कि देश का हर नागरिक उसे सम्मान की दृष्टि से देखता है। जय हिंद! हमारे ग्रुप में 35 में से सिर्फ 4 लोग साहब बने थे, बाकी सभी के सभी बाबू बन गए थे। जब विशाल के ग्रुप का रिजल्ट आया तो पता लगा कि पूरा का पूरा ग्रुप बाबू बन गया है। मेरा भाई विशाल बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा, यारा कोई गल नहीं, तूने कोशिश तो की, मंजिल मिले ना मिले क्या गम है, मंजिल की जुस्तजू में तेरा कारवा तो था। मैंने कहा, तू एक काम कर, तू एमबीए कर ले, वैसे भी देश का मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है, तू देश का मैनेजमेंट सुधार, मैं देश का बॉर्डर देखता हूं। जब हम चंडीगढ़ में डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमारे ही कॉलेज की सुंदर सी कन्या ने हमारे दिल के दरवाजे में दस्तक दी थी। यानी हमारी जिंदगी की किताब में एक और अध्याय जुड़ चुका था, प्रेम कहानी का। पता नहीं वो कब नजरों से होती हुई हमारे दिल में समा गई और फिर दिलो दिमाग पे शामिल हो गई। बड़ी मासूम सी लड़की है, ट्विंकल नाम है उसका। वो पगली भी मुझे दिल दे बैठी। जब मैंने पहली बार उसे खत लिखा तो बहुत खुश हुई, कुछ ऐसे ही जैसे प्यार का पहला खत पाकर एक लड़की सुध खो बैठी है, खाती है जब नीम की पत्ती, कहती है कि मीठी है। कारगिल की इन सर्द हवाओं के बीच जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो इन हवाओं में भी नमी छा जाती है। मैंने उसे कहा था कि जब मैं कारगिल से लौट कर आऊंगा तो घर में तुमसे शादी की बात करूंगा और मेरा ये काम मेरा भाई खुशी ही कर सकता है। वो बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, अगर मैं नहीं आ सका तो? बोली, तब भी इंतजार करूंगी।
मैंने कहा था ना पगली है, क्या करें, पक्की भारतीय नारी जो ठहरी। वैसे जब भी मैं अपने बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि इस दुनिया में मुझे सब कुछ मिला। दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप मिले, प्यारा सा भाई मिला, और एक अच्छी सी दोस्त मिली जो मुझे दिल से प्यार करती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। वो क्या है मैं समझ नहीं पाता। जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वाई एम आई हियर, मैं यहां पर क्यों हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मुझे इसका जवाब जरूर मिलेगा। कमांडो ट्रेनिंग के बाद, 30 दिन की ट्रेनिंग की कमांडो ट्रेनिंग के बाद मैं जब लौट कर आया तो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन में अपने भाई खुशी से मिला। वो मुझे रिसीव करने के लिए वहां आया हुआ था। 9 मार्च का दिन था वो। हमने उसके घर जाकर खूब जमकर बातें की। आज मन करता है कि वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे गले से लगा लूं। वहां से मैं सीधा पालमपुर गया। पालमपुर में हमने अपने दोस्तों के साथ जमकर होली खेली। घर वालों के लिए मैं कुछ शॉल लेकर गया था। मेरी मां ने कहा कि मुझे रंग बिरंगे शॉल अच्छे नहीं लगते, मुझे तो सफेद शॉल अच्छा लगता है। मैंने मां के लिए सफेद शॉल खरीद लिया है। इस बार जब घर जाऊंगा तो इसे भी लेता जाऊंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही होगी मेरी मां। मेरा विक्की कारगिल से लौट कर आएगा। मेरे डैडी कहते हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ ली, बाइबल पढ़ लिया, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, लेकिन कहीं मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को नहीं मिली। मैंने कुरान शरीफ भी खरीद लिया है। इस बार जब घर जाऊंगा तो इसे भी लेता जाऊंगा। यहां आने से पहले पालमपुर के एक रेस्टोरेंट में हम सभी दोस्त लोग अमित सूद, जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने कहा, ओए विक्की, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी हमारी सीमा में घुस आए हैं, युद्ध होने वाला है। ओए होशियार रहना, हो सकता है तुम्हें भी युद्ध के लिए जाना पड़े। मैंने कहा, वकील साहब चिंता मत करो, मेरे डैडी भगवत गीता पढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर जीत गए तो इस धरती का भोग करोगे, और अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। मैं भी कारगिल में तिरंगा झंडा लहरा कर आऊंगा, या फिर उसी तिरंगे झंडे में लिपट कर आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। वकील साहब, हम मिलिट्री के जवान हैं, शहंशाहों की जिंदगी जीते हैं। तोपों से सलामी दी जाती है, बैंड बाजे से बारात निकलती है हमारी। और रही बात आने वाले युद्ध की, तो हमारे एक भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बस में बैठकर लाहौर गए थे पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने। जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी नवाज शरीफ जी से गले मिले तो लगा कि दोनों देशों के बीच ये जो कांटे गड़े हुए हैं हमेशा के लिए निकल जाएंगे। बरसों से चली आ रही दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इधर हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बस में बैठकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाते हैं, और उधर वो हमारी पीठ पर छुरा भोंकने की तैयारी कर रहे होते हैं। चोरी करते हैं साले। जब इन्हें पता था कि हमारी सेनाएं ठंडियों में सियाचिन क्षेत्र को छोड़कर नीचे उतर आई होंगी, चुपचाप हमारे बंकर में आकर घुस गए, कब्जा कर लिया उन पर, गद्दारी की है हमारे साथ, शिमला समझौते का उल्लंघन किया है,
जिसके तहत हम दोनों में से कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। अभी कुछ महीने पहले 9 जून को हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ काली और 5 जवानों की लाशें क्षत विक्षत अवस्था में वापस की गई हैं। यह गश्ती दल लगभग 1 महीने पहले भेजा गया था और आज इनकी लाश हमारे पास आई है। जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया है इनके साथ। अब तक पाकिस्तान ने अपनी रक्षा प्रशासनिक परिचालन व्यवस्था मशकोह, द्रास, काक्सर और बटाली क्षेत्रों में कायम कर ली है। पूरे क्षेत्र में वो 4 से 8 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और विशेष सेवा दल के जवानों ने मजबूत रक्षा ठिकाना तैयार कर लिया है। भारी मात्रा में तोपें, मोर्टार, विमान भेदी मिसाइलें और हथियार जमा कर लिए गए हैं। इन्होंने पूरे इलाके की किलाबंदी कर रखी है और हमें पता भी नहीं चल पाया। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी शिवाजी की। एक बार माता जीजाबाई खिड़की के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी कि अचानक उनकी नजर खिड़की के उस पार दिख रहे किले पर गई। वो किला जो कभी मराठों की शान हुआ करता था, जहां पर मराठी सेनाएं जय भवानी का नारा लगाकर मार्च किया करती थी, आज उस किले पर एक मुगल ने कब्जा कर लिया है। यह देखकर माता जीजाबाई की आंखें नम उठी। माता जीजाबाई की नम आंखें देखकर उनके पुत्र शिवाजी ने प्रण किया कि एक दिन इस किले को जीतकर मैं अपनी मां को भेंट करूंगा। और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली और बोल दिया धावा उस किले पर, और एक दिन इस किले को जीतकर अपनी मां को भेंट कर दिया। आज ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। कारगिल नाम के किले पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है और हमें कसम है भारत माता की, इसे वापस लेकर रहेंगे। इलाही ये तो सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो अटकी नाव है, खेना ही खेना है। इलाही ये तो अटकी फांस है जो दर्द देती है। इलाही खींच कर इसको कभी तो फेंक देना है। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। हेलो शेरशाह, ओ हेलो बेस कैंप कॉलिंग, ओ जय हिंद सर। यस सर। 0.5140 सर। राइट सर। ओके सर, हम अपनी कंपनी को लेकर 0.5140 की ओर बढ़ते हैं सर। राइट सर। जय हिंद सर। जवानों, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का एक सिपाही को इंतजार होता है। अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने का दिन आ गया है। हम लोगों को टारगेट मिला है 0.5140, जो कि द्रास घाटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां पर दुश्मन ने स्ट्रिंगर मिसाइल से हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया है और अब यहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहा है। 0.5140 पर कब्जे की जिम्मेदारी हमारी बटालियन की बी और डी कंपनी को दिया गया है। हमारी बटालियन 13 जे&के राइफल्स की बी और डी कंपनी, बी कंपनी की कमान लेफ्टिनेंट एस जामवाल और डी कंपनी की कमान हमारे हाथ में होगी। याद रखना, 17,000 फीट की ऊंचाई है। 0 डिग्री से भी कम तापमान होगा। एक एक सांस लेना मुश्किल और एक एक कदम आगे चलना कठिन होगा। गोलियों की बौछारों, ग्रेनेड के धमाकों और तोपों से निकली आग के बीच हमें आगे बढ़ना है। और दुश्मन पहाड़ की चोटी पर ऐसी जगह बैठा है कि उसकी गोली हमारे सैनिकों के माथे पर लगती है। इसलिए यह अटैक हम रात के अंधेरे में करेंगे और हमारा सक्सेस सिग्नल होगा, यह दिल मांगे मोर। सूरज नहीं स्वभाव बदलता, अस्त भले ही हो जाए। सिंह सियार नहीं बन सकता, मुश्किल चाहे जो आए। रण को उत्सव माना करते वीर बड़ी खुशहाली से। रण भेरी बज उठने पर तो आनंदित हो वीर चला। नील गगन से कोई कहता, ऐ राही तू किधर चला। हम लोगों की आर्मी, इंडियन आर्मी में एक रूल होता है। किसी भी खतरनाक मिशन में जाने से पहले जवानों से पूछा जाता है, अगर कोई भी जवान इस मिशन पर नहीं जाना चाहता, वो एक कदम आगे आ सकता है। लेकिन हमें गर्व है
कि आज तक के इंडियन आर्मी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी जवान युद्ध से पीछे हटा हो। जवानों, पाकिस्तानियों ने हमारा रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट कर लिया है और हमें उकसाने के लिए बार बार बोलियां बोल रहे हैं। आज इन लोगों को इनकी औकात दिखा देते हैं साले, ताकि दोबारा इस तरफ आंख उठाकर न देख सके। जवान, सामने दुश्मन, दूरी 200 मीटर, आर्क में आते ही फायर! जवान, दुर्गा माता की जय! दुर्गा माता की जय! शेर शाह, तुम यहां तक तो आ गए हो, लेकिन तुम और तुम्हारी सैनिक यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कोई तुम्हारी लाश उठाने वाला भी नहीं बचेगा। तुम हमारी चिंता मत करो हरामजादो, ऊपर वाले से अपनी खैर मनाओ। हमारे पीछे 100 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हुए हैं। 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि वापस कौन जाता है। आवाज देता है साला, जवान फायर! जय हिंद सर। यस सर, ये दिल मांगे मोर सर। हमने .5140 पर कब्जा कर लिया है सर। यस सर। नो कैजुअलिटी सर। हमारा कोई भी जवान हाथाहाथ नहीं हुआ सर। थैंक यू सर। सर, हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि आपकी सुरक्षा और सम्मान से पहले आपके देश की सुरक्षा और सम्मान है, उसके बाद आपके सिपाही की सुरक्षा और सम्मान है, और सबसे अंत में आपकी खुद की सुरक्षा और सम्मान है। हमारी बटालियन इसी नियम को फॉलो करती है सर। जय हिंद सर। हमारी इस जीत ने युद्ध की दिशा बदल दी थी, यानी मैच हमारे फेवर में कर दिया था। दुश्मन दहल रहा था और अचंभे में था। उन्होंने शायद सोचा होगा कि इतनी ऊंचाई तक चढ़कर हम इनके पास तक नहीं आ सकते, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम जिनके हौसले हिमालय से ऊंचे होते हैं उन्हें पहाड़ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। चले आते हैं साले मरने के लिए। कल रात को हमारे सैनिकों ने इस तरह की ठंड में भी जश्न मनाया इस जीत का, और उस जश्न का एक कारण और था। मुझे कल ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया था, बंकर में ही। और हमारा नाम, मेरा और लेफ्टिनेंट एस एस जामवाल का नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया था। एक सिपाही मेरे पास आया और मुझसे बोला, साहब जी, जब आप यहां पर आए थे तो लेफ्टिनेंट थे, अब तो आप कैप्टन बन गए हैं और आपका नाम भी महावीर चक्र के लिए रिकमेंड हुआ है, कैसा लगता है आपको? मैंने कहा, यार मेरा दिल तो कुछ और कह रहा है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। इस जीत की खुशी अपने घर वालों को देता हूं, बहुत खुश होंगे। अपने घर वालों को पत्र लिखता हूं। डियर कुशु, मैं तुम्हें यह लेटर .5140 से लिख रहा हूं, जिसके बारे में तुम न्यूज में लगातार सुन रहे होगे। तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि हमने इस चोटी को कब्जे में कर लिया है। लेफ्टिनेंट जामवाल, जिसे तुम शिमला में मिले थे, और मैं दोनों अपनी कंपनी के साथ अटैक करने गए थे और इसे पाकिस्तानियों को मारते हुए 20 जून को कैप्चर कर लिया। पूरी बटालियन इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। लेफ्टिनेंट जामवाल और मुझे
महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया है और मुझे कैप्टन का रैंक भी मिल गया है। कल मैंने मम्मी डैडी को फोन किया था, जहां से हमें थोड़ी देर के लिए बात करने को मिला था। ट्विंकल को फोन जरूर करना और उसे मेरे बारे में बताना कि मैं एकदम ठीक हूं, और मेरी उपलब्धि के बारे में भी बताना। वो बहुत खुश होगी। और उसे कहना कि वो मुझे खत जरूर लिखे। अगली बार हम लोग आगे कब जाएंगे अभी कुछ पता नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले पत्र में लिखा था कि हमारी जिंदगी दांव पर है, यहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए मम्मी डैडी का ख्याल रखना, दीदी और जीजा जी को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी से रिप्लाई करना। मैं इस समय 17,200 फीट की ऊंचाई पर हूं। यहां पर इतनी ठंड है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ करना। लव ऑलवेज, योर लव। नर्म स्याही से लिखी शेरों की बातें चुप गईं, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा एक दोस्त है हरदीप सिंह संधू, वो भी मिलिट्री ऑफिसर है, सरदार है। एक दिन मुझसे बोला, ओए विक्की, तू इतना हंसमुख कैसे है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। मैंने कहा, यारा, किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुस्कुराकर जियो। हो ना हो कभी किसी गोली पर हमारा नाम लिखा हो तो उस गोली को भी हमारे सीने में लगने पर गर्व होना चाहिए। कहीं लगने के बाद ये ना सोच बैठे, अरे यार किसके सीने में लग गई, ये तो पहले से ही मरा हुआ आदमी है, इसको मारने से क्या फायदा। फिर बोला, यार तू बहुत पोला है। वो क्या होता है? नहीं, पोला है, पोला है। नहीं, होता क्या है? अरे इनोसेंट। अरे भाई, भोला बोलते हैं उसको, भोला, पोला नहीं बोलते। फिर बोला, यार मैंने एक गल समझ में नहीं आती। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुझे कई सारी गल समझ में नहीं आती। बोला, यार तू मजाक बहुत करता है। मैंने कहा, बोल गल क्या है तेरी? बोला, वो गल ऐसी है, ये जो पाकिस्तान है ना छोटा सा देश है, फिर भी साला इनकी औकात कैसे हो जाती है कि हमारे घर में चोरी छिपे घुस जाते हैं और धमाके कर देते हैं। नहीं, कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान है वो छोटा सा है, हमें कश्मीर भी चाहिए। अरे भाई, कल को कहेंगे जम्मू भी चाहिए, परसों कहेंगे दिल्ली भी चाहिए, नरसों कहेंगे चेन्नई भी चाहिए, फिर कहेंगे जब चेन्नई दे ही दिया तो कन्याकुमारी कितनी दूर है वो भी दे दो। यार ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ना, यार हमको ऑर्डर क्यों नहीं देते? एक बार में घुस के मारते हैं, सारा मामला साफ कर देते हैं। ये जो गले में फांस अटकी हुई है ना, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैंने कहा, यारा हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हमने आज तक कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराने के बाद लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था, क्योंकि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और रही बात पाकिस्तान की औकात की, तो ये पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो घुसकर हमारे बम धमाके करते हैं, चोरी छिपे घुस जाते हैं, बल्कि ये हमारी कमजोरी है कि हम इनको रोक नहीं पाते। वो इसलिए है कि इस समय हमारा पूरा का पूरा देश भ्रष्टाचार की दीमक में जकड़ा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, और जब सिस्टम करप्ट होता है तो वो अलर्ट नहीं रह पाता, वो होशियार नहीं रह पाता। लेकिन तू क्यों टेंशन लेता है यारा? जब तक तेरे जैसे शेर इस देश में मौजूद है ना, कोई हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो तू जस्ट चिल यारा, जस्ट चिल, समझे? हेलो, बेस कैंप कॉलिंग, ओवर। हेलो कैप्टन विक्रम बत्रा, ओवर। हेलो कर्नल वाईके जोशी, ओवर। यस सर, राइट सर, 0.4875 सर, राइट सर, 79 माउंटेन ब्रिगेड सर, यस सर। हम अपनी कंपनी को लेकर 0.4875 की ओर बढ़ रहे हैं सर, राइट सर। जय हिंद सर। जवानों,
हम लोगों को अगला टारगेट मिला है .4875, जो कि मशको घाटी में स्थित है। इस जगह को पाकिस्तानियों से खाली कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां का हेलीपैड दुश्मन निशाने पर है और यहां पर अटैक करने के लिए हमें 79 माउंटेन ब्रिगेड की कमान में रखा जाएगा। और यहां पर भी हम अटैक रात के अंधेरे में करेंगे, जैसा कि पिछले हमले में किया गया था। कर्नल वाईके जोशी ने यहां पर 2 फेगोट मिसाइलें दागी हैं, जो कि सटीक निशाने पर लगी हैं और दुश्मन भाग खड़ा हुआ है। लेकिन .4875 के नॉर्थ में अभी भी ये लोग बंकर में घुसे हुए हैं। यहां पर जाने का बहुत ही लंबा और सकरा रास्ता है। यहां पर सिर्फ आमने सामने की लड़ाई की जा सकती है। इसलिए मैं खुद यहां पर जाऊंगा और तुम लोग मुझे कवर फायर दोगे और कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। जिंदगी के रास्तों पे खूब यारों चल दिए, देखना है अब छुपा क्या मौत की महफिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जवानों, ये एक बार फिर इन्होंने हमारा रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट कर लिया है और हमें उकसाने के लिए बार बार बोलियां बोल रहे हैं। चलो इस बार इनको पूरी तरह से यहां से इनकी औकात को दिखा देते हैं। जवान, सामने दुश्मन, दूरी 150 मीटर, आर्क में आते ही फायर! ए हिंदुस्तानियों, तुम लोग हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम लोग यहां से चले जाएंगे। माधुरी दीक्षित बिजी है, मैं खुद आ रहा हूं। माधुरी दीक्षित चाहिए साला। मिल गई माधुरी दीक्षित, हो गई तसल्ली। अरे अपने इन सैनिकों की लाशों को तो उठाकर लेते जाओ, यहीं पर छोड़कर चले गए हो सालों। हमारी संस्कृति में न सिर्फ अपने सैनिकों की लाशों का, बल्कि दुश्मन की सैनिकों की लाशों का भी सम्मान किया जाता है। श्योर सिंह, मनोज पांडे जैसे लोग दिखेंगे। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो यह हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। बोल दो अपने इन देशों से जहां से तुम्हें हथियार और पैसा भीख में मिलता है। तुम्हारे हथियार काफी नहीं है हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए। अरे ये देश तुम्हें भीख में हथियार तो दे देंगे, लेकिन वो जिगर कहां से लाओगे जो एक हिंदुस्तानी सैनिक अपनी मां की कोख से लेकर पैदा होता है। भूल गए 1948 की वो जंग जब तुम्हें पाकिस्तान तक खदेड़ा गया था। भूल गए 1965 का वो युद्ध जब तुम्हें मुंह की खानी पड़ी थी। भूल गए 1971 की वो तारीख जब तुम्हारे 95,000 सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा था। फिर भी मुंह उठा के चले आते हो बेशर्मों की तरह। आवाज देता है साला। जवान, फायर! दुर्गा माता की जय! जवानों, हमारा सिपाही नवीन बुरी तरह घायल हो चुका है। वो दुश्मन की रेंज में है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। वो बहुत ही बहादुरी से लड़ा है। तुम लोग मुझे कवर फायर दो, मैं खुद नवीन को लेने जाता हूं। नहीं सूबेदार, तुम पीछे हटो, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, मैं खुद इनके पास जाता हूं। कम नवीन, कम विद मी। शाबाश नवीन, कम विद मी नवीन, शाबाश। नवीन, सूबेदार तुम नवीन को लेकर नीचे जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूं। जय दुर्गा माता की जय! तुम लोग नवीन को लेकर नीचे जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे मम्मी डैडी को मेरा प्रणाम कहना। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ अधूरा सा लगता था।
आज वो पूरा हो गया। I wanted to travel beyond. मैं अपनी माँ की गोद में सोना चाहता था। इस देश के लिए हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब आप लोगों की बारी है। इस कश्ती को तूफान से निकाल कर लाए हैं, संभाल कर रखना। खुश रहना देश के लोगों, अब हम तो सफर करते हैं। जय माता दी। हेलो, बेस कैंप कॉलिंग, ओवर। हेलो, शेरशाह, ओवर।